नमस्कार साथियों, मैं मंजीत। आज आपके साथ मैंने बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स यानी मेंस की आंसर राइटिंग की है, तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने के लिए इस मंच पर आई हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग होती है और जो टीचिंग एग्जाम्स की आंसर राइटिंग होती है, उनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। लेकिन हमें क्या सिखाया जा रहा है कि आप यूपीएससी के मेंस के आंसर राइटिंग देखिए और टीचिंग एग्जाम में भी ऐसे ही आंसर आपने लिखना है। लेकिन अगर आप असल में आप खुद सोचेंगे कि जो यूपीएससी में आंसर राइटिंग की जा रही है, तो यूपीएससी में आंसर राइटिंग चेक होने के बाद जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो विद्यार्थी आईपीएस, आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। उनकी जो पोस्ट होती है, उनकी जो ड्यूटी होती है, क्या वो एक टीचर से अलग नहीं होती? उनकी ड्यूटी कैसी होती है? उनकी ड्यूटी होती है कि वो देखेंगे, वो केस हैंडल करेंगे, यानी क्रिमिनल केस जो होंगे उनको वो हैंडल करने हैं। कोई अपराध है, कोई एफआईआर आई है, तो उसको हैंडल करना है। यानी यूपीएससी के मेंस की आंसर राइटिंग में जो है, ये देखा जाता है कि वो जो पर्सन है, जो विद्यार्थी है, वो आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर बैठ करके किस तरह से केस को हैंडल करेगा। उसमें ये चेक नहीं किया जाता कि वो विद्यार्थियों को पढ़ाएगा कैसे। लेकिन अगर आप टीचिंग एग्जाम्स में देखेंगे, तो जो टीचिंग एग्जाम्स है उसमें जो मेंस आंसर राइटिंग होगी, उसमें आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। तो इसलिए जो एक टीचिंग एग्जाम्स है और यूपीएससी है, उनके मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है। एग्जाम में बैठने से पहले ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आप हमें ये ही बताया जा रहा है कि आप यूपीएससी के मेंस की आंसर राइटिंग देखिए और वैसे ही आंसर राइटिंग कीजिए। लेकिन उनमें डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। आप सिविल सर्वेंट नहीं बन रहे, आपको टीचर बनना है और टीचर बन के आपको विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो आप में वो टीचर की क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने टीचिंग एग्जाम्स में यानी केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का जो अभी डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है, उसमें आपने आंसर राइटिंग कैसे करनी है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर की अगर हम देखें तो एनवीएस और केवीएस और ईएमआरएस में वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमें टीचिंग एग्जाम्स के मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है। टीचिंग एग्जाम्स में हाउ टू राइट गुड आंसर, यानी एक अच्छा आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, भूमिका, जो ये भूमिका लिखनी है यानी इंट्रोडक्शन लिखना है, इसमें एक गलती हम ये करते हैं, हमारी कॉलेज टाइम से ये हैबिट बनी हुई है कि हम इंट्रोडक्शन लिख के और उसके आगे ऐसे 2 बिंदु लगाते हैं और फिर यहाँ से हम ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये गलती मेंस एग्जाम में आपने नहीं करनी। इंट्रोडक्शन लिखना है, लेकिन ये शब्द आपने वहां यूज नहीं करना। जैसे हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ का क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डब्ल्यूटीओ का मीनिंग बताएं और उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर में क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आ गया। तो क्या उसमें हम ऐसे लिखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन फिर उसके बाद डब्ल्यूटीओ को स्टार्ट करेंगे? तो ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है, वहां पे ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये बताने के लिए है कि भूमिका लिखनी होती है पहले क्वेश्चन में, और भूमिका में क्या लिखना है वो अभी हम आपको बताते हैं। भूमिका में ऐसे शब्द यूज कीजिए, भूमिका को इस तरह से पिरो दीजिए कि आगे जो आपने आंसर लिखा है वो पहले ही आपसे जो एग्जामिनर है वो अट्रैक्ट हो जाए और आगे आपने जो भी क्वेश्चन में लिखा है उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए, भूमिका में आपने क्या लिखना है, जैसे क्वेश्चन अभी हमने बताया कि क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ पे आ जाता है, तो क्या उसका मीनिंग आपसे पूछा है, तो क्या हम ऐसा लिखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक विश्व व्यापार संगठन है, और
ये फ्री फ्लो करता है ट्रेड को, ऐसा नहीं लिखना। तो लिखना क्या है? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आप ये तो उसकी इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप क्या बताएंगे? कि पहले आप ये बताएंगे कि हमने 10th उस स्कूल से की, +2 उस स्कूल से की, ग्रेजुएशन उस कॉलेज से की। तो हम पहले तो ऐसा नहीं बताते। इंट्रोडक्शन में आप क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आप स्टार्ट करते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी एज इतनी है, मेरा गाँव का नाम ये है, ऐसे स्टार्ट करते हैं ना। तो आपने एग्ज़ाम में भी, आंसर राइटिंग में भी यही करना है कि आप इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, जैसे डब्ल्यूटीओ पे जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, तो उसमें आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? उसमें लिखेंगे कि जो डब्ल्यूटीओ है, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो गेट के स्थान पर आया। यानी 1947 में जो गेट बना था, उसके स्थान पर डब्ल्यूटीओ 1 जनवरी 1995 को आया और उसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और उसकी मेंबर कंट्रीज 164 है। तो ऐसे आपने स्टार्ट करना है। फ्री फ्लो करता है ट्रेड का, ये आप उसके कहाँ लिखेंगे? मेन बॉडी में लिखेंगे। इंट्रो में ये आपने नहीं डालना। तो ये आपने देखना है कि आप क्वेश्चन को देखकर समझें कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है। क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन में भी वही वर्ड लिख देते हैं और मेन बॉडी में भी वही लिख देते हैं, तो वो रिपीटिशन हो जाती है और उससे आपको बचने की जरूरत है। क्योंकि उससे एग्जामिनर का फिर माइंड है वो घूम जाता है, वो ये सोचता है कि ये तो रिपीट कर रहा है, इसको आगे कुछ आता ही नहीं है। तो रिपीटिशन से एग्जाम में बचना है। दूसरी जो चीज आपने लिखनी है वो है मेन बॉडी। मेन बॉडी जिसको मुख्य भाग कहते हैं। मुख्य भाग में आपने क्या लिखना है? जो जैसे डब्ल्यूटीओ का हमने एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि ये एग्जाम्पल हमने कॉमन इसलिए उठाया, ये हिस्ट्री वाले बच्चों को भी पता होता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल साइंस में भी, इकोनॉमिक्स में भी, कॉमर्स में थोड़ा सा कॉमन सा टॉपिक है, तो इसलिए हमने इसका एग्जाम्पल उठाया। तो देखिए डब्ल्यूटीओ का जो हमने बताया था कि आप ये ट्रेड को फ्री फ्लो कर रहा है, ये इसका महत्व है। ये महत्व यहाँ लिखिए आप, मेन बॉडी में आप ये लिखिए। और मेन बॉडी जब भी आप लिख रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि जो ये है ये पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए। पॉइंट्स, बिंदु, कोशिश करिए कि आप इसको बिंदु बना बना के, जैसे यहां से आपने स्टार्ट किया एक, फिर दूसरा, ऐसे पॉइंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या रहता है? दूसरा तरीका रहता है हेडिंग्स। आप हेडिंग्स के थ्रू लिखिए। हेडिंग्स, पॉइंट्स भी बना सकते हो, यानी 1, 2, 3 इस तरह से, और फिर हेडिंग्स भी बना सकते हो। क्योंकि हमने जैसे डब्ल्यूटीओ का महत्व पूछा, तो उसमें आप पॉइंट्स भी बना सकते हो कि ट्रेड को फ्री फ्लो करता है, इसका एक पॉइंट्स बना दिया, या इसकी हेडिंग बना करके उसको आगे 1-2 लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हो, उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एक इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, इसमें आप एग्जाम्पल डालने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल यानी उदाहरण। एग्जाम्पल कैसे? कि आपने जैसे अभी डब्ल्यूटीओ का ही क्वेश्चन आया है, तो उसमें एग्जाम्पल डालिए कि जो हमारे इंडिया के उद्योग हैं, हमारे इंडिया की इंडस्ट्री है, हमारे इंडिया के जो प्रोडक्ट है, वो इंटरनेशनल लेवल पे पहचान बनाई है, ये भी इसका एक महत्व है। तो उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे अमूल है, वो विदेशों में भी लोकप्रिय हो रहा है, तो अमूल का एग्जाम्पल दीजिए कि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अमूल है वो इंडिया का ब्रांड है, वो अभी विदेशों में भी क्या हो रहा है? लोकप्रिय हो रहा है। तो जैसे अमूल लिख के, और फिर कोशिश करिए कि जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं या जो आपको लगता है कि ये कीवर्ड्स हैं, इस आपने जो आंसर लिखा उसमें कीवर्ड्स हैं, तो उनको कोशिश करिए ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। इसमें आपने क्या किया? एक टीचर की क्वालिटी दिखा दी कि हाँ, इसने भाई बंदे को नॉलेज है, ये आपने यहाँ पे दिखा दिया, इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया।
या फिर आप बॉक्स में ना बंद करें तो इस तरह से 2 लाइन लगा दी। तो इससे क्या है कि इससे जो आपका आंसर है ना वो अट्रैक्टिव होगा, और वो चाहता ही क्या है एग्जामिनर कि आपका आंसर अट्रैक्टिव हो, उसको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत ना पड़े चेकिंग करते समय, और जितना उसको हेडेक कम दोगे चेकिंग करते समय उतने ही नंबर आपके ज्यादा आएंगे। ये आपने ध्यान रखना है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट क्या होता है, वो होता है कंक्लूजन। थर्ड पॉइंट क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपसे बोला जाता है कि आप निष्कर्ष में समरी लिखिए, लेकिन आप कोशिश करिए समरी उसी केस में लिखिए जिसका आपको कुछ भी नहीं पता हो। समरी लिखने से पहले आप एक बार सोचिए कि क्या आप इसके बारे में कुछ और अच्छा बता सकते हैं। जैसे अभी हमने जो WTO का एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन लिया है, तो उसमें अगर आप समरी लिखेंगे तो समरी में आप क्या लिखेंगे, उसका मीनिंग दोबारा रिपीट कर देंगे, या फिर जो उसके महत्व आपने बताए हैं मेन बॉडी में वही रिपीट कर देंगे। और अभी हमने आपको बोला कि कोशिश करिए रिपीटिशन से बचिए, क्योंकि रिपीटिशन सामने वाले को हेडेक देती है कि यही बात बार बार लिख रहा है। तो इसमें कंक्लूजन में आप कोशिश करिए एक ऐसे सुजेशन दीजिए या ऐसे बताइए कि इसमें यह सुधार हो सकता है। जैसे WTO में आप बोलिए कि एक अच्छी पॉलिसी अगर हमारी गवर्नमेंट लेकर आती है तो हम WTO में और भी अच्छा स्थान बना सकते हैं, या फिर अगर कोई कमी आपको लगती है तो उस कमी को उजागर कीजिए। कंक्लूजन में आपने ऐसे लिखना है, ऐसे समरी बनाकर उसको दोबारा से रिपीट नहीं करना। तो ये हमने बताया कि ये फॉर्मेट होता है कि क्वेश्चन को आपने किस तरह से फ्रेम करना है, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे कि और किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसको और कुछ बातें होती हैं उनको भी आपने ध्यान रखना है। तो जैसे आपने ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन की आप आंसर लिख रहे हैं उसका विस्तार कितना होना चाहिए। विस्तार, लेंथ। जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो कोशिश करो कि उसको जितना कम शब्दों में हो सके उतने कम शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है। जैसे अगर हम KVS, NVS और EMRS की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि 120 से लेकर 130 वर्ड्स इनफ हैं, और अगर हम पेजेस की बात करें तो 1 से 1.5 पेज इनफ है। क्योंकि एक तो ये है कि इसमें टाइम आपका ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, इतना टाइम आंसर लिखते समय होता नहीं है एग्जाम में। दूसरा ये कि अगर आप मान लो 4 नंबर के लिए, क्योंकि कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आप 4 नंबर के लिए 4 ही पेज वहां पे भर देंगे तो सामने वाला एग्जामिनर कोई बेवकूफ नहीं है, उसको भी पता है कि 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए और ये 4 पेज जो भरे हैं इसमें बकवास ही लिखी गई है, तो वो पढ़ेगा भी नहीं। वो पढ़ेगा सिर्फ कितना, क्योंकि उसको पता है कि 4 नंबर के लिए आप 1 या 1.5 पेज में ही आंसर अच्छा लिखा जा सकता है, तो वो पढ़ेगा भी तभी जब आप 1 या 1.5 पेज में आंसर को लिखेंगे। बाकी टाइम मैनेजमेंट पे भी हम कल एक वीडियो डाल देंगे कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो ये आपने 1 या 1.5 पेज में या फिर 120 से 30 वर्ड में ही क्वेश्चन को कोशिश करनी है कि आंसर को आप लिखो। दूसरी जो चीज है वो ध्यान रखनी है आपने, अनुपात, संतुलन। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं बैलेंस। आपने क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो उसमें देखो कि उसमें क्या क्या पूछा गया है, क्योंकि जो भी आंसर देना है वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें पूछा तो गया है महत्व और आप बता रहे हैं उसकी सीमाएं, लिमिटेशंस,
तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि उसमें दो चीजें क्या क्या पूछी गई है। जैसे एक तो WTO का मीनिंग पूछा है, एक WTO का महत्व पूछा है। तो उनको आप बैलेंस कीजिए, संतुलन बनाइए कि कौन सा कितना हो सकता है। जैसे WTO का मीनिंग और इसकी इंपॉर्टेंस, ये दो पार्ट्स बन गए क्वेश्चन के। तो आपने इसको क्या करना है, अभी जैसे ये हमारा इसमें KVS NVS में ये क्वेश्चन आता है, तो ये 4 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपने ऐसा नहीं करना कि आप WTO का मीनिंग बताने में ही हाफ पेज फिल कर रहे हैं, हाफ पेज यही फिल हो गया। तो आप इंपॉर्टेंस कब बताओगे? इंपॉर्टेंस के लिए आगे वाला हाफ पेज लोगे बस। तो वेटेज देखिए, आप बैलेंस बनाइए कि जो मीनिंग है वो सिर्फ 3 से 4 लाइनों में लिखोगे तो भी इनफ है, और जो इंपॉर्टेंस है वो मेन बॉडी वही है। तो आपने ज्यादा जो पेज भरना है वो किसका भरना है? मेन बॉडी का भरना है। ऐसा नहीं है कि आप मीनिंग लिखने बैठे और 1-1.5 पेज आपने मीनिंग में ही लिख दिया और इंपॉर्टेंस के लिए सिर्फ पॉइंट्स लिख के आधे पेज में उसको खत्म कर दिया आंसर को। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो भी देखता है कि कितना बैलेंस बना के रखा है, कितना अनुपात आपने दिया है। तो आप देखिए, इसको सिर्फ आप जैसे 3 से 4 लाइनें लिखिए बस, और इसके लिए आप 1 पेज भर दीजिए। तो ये आंसर में क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब उसको भी लगेगा कि हाँ, अच्छा लिखा गया है, बैलेंस बना के लिखा गया है। तीसरी चीज आपने क्या ध्यान रखनी है? प्रमाणिकता। प्रूफ जिसको बोलते हैं। प्रमाणिकता या प्रूफ ऐसा नहीं है कि हमने कोर्ट में पेश करनी है। प्रमाणिकता का मीनिंग यहां पर क्या लिया गया है कि जैसे आप कोई डेफिनेशन दे रहे हैं, कोशिश करिए, असल तो आप डेफिनेशन डालिए ही मत, डायरेक्ट मीनिंग लिख दीजिए, अपनी भाषा में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसे वर्ड लिख भी दिया, ऐसे डेफिनेशन आपने लिख भी दी, वहां पे ऐसे वर्ड आपने यूज कर भी दिया कि इसकी डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन किसने लिखी है, इस लेखक का नाम, राइटर का नाम भी वहां पे लिखकर आना पड़ेगा। अगर आप डेफिनेशन वहां यूज कर रहे हैं वर्ड, तो वहां पे लेखक का नाम लिखिए कि ये डेफिनेशन किसने डाली है, कोट ये किसने दिया है। देखो, मेन जो टॉपिक होते हैं ना, वो हमें पता होती है कि जो मेन टॉपिक क्या क्या है। तो उन मेन टॉपिक में आप कोशिश करिए कि कोई कोट किसी राइटर का याद कर लीजिए। वो कोट अगर आप डाल देते हैं तो फिर तो आंसर में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन आपने अगर डाल रहे हैं तो उसके राइटर का नाम अवश्य लिखना है। अगर आप कोई डाटा, जैसे इकोनॉमिक्स में डाटा उठाया जाता है, आंकड़े लिखे जा रहे हैं, तो उन आंकड़ों को आपने किस साइट से उठाया है, किस सोर्स से उठाया है, उसका स्रोत क्या था, ये आपने वहां पे ध्यान रखना है कि जो आंकड़े उठाए गए हैं, जो डाटा आपने उठाया है, इकोनॉमिक्स में आपने यूज किया है, कि जैसे आपने यूज कर दिया कि पहले से हमारी जो ग्रोथ है वो 4% इंप्रूव हुई है, तो वो आपने कहां से देखा, कहां से वो डाटा उठाया, उस साइट का नाम, उस सोर्स का नाम भी आप लिखिए। और जो भी राइटर का नाम, जो भी सोर्स का नाम आप लिख रहे हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए या उसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए, तो उससे आपका आंसर क्या होगा, और ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। चौथी बात आपने ध्यान रखनी है, भाषा। भाषा भाषा में आप ध्यान रखिए कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कम कीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स कम कीजिए। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात
क्या है भाषा जब भी आप लिख रहे हैं। अगर आप आंसर को हिंदी में लिख रहे हैं तो उसको हिंदी में ही लिखिए, इंग्लिश के वर्ड वहां यूज मत करिए। कम अगर कर भी रहे हैं तो कम से कम करिए, और एक कोशिश करिए कि अगर आपने इंग्लिश के वर्ड वहां यूज करने भी हैं तो उसको भी हिंदी में लिख दीजिए, उसको भी हिंदी में ही लिख दीजिए। जैसे अगर हम देखें कि जैसे हमने लिखना है, इंग्लिश में वर्ड हम यूज कर रहे हैं कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, ये इंग्लिश में लिखने की बजाय आप इसको हिंदी में लिख दो, कॉर्पोरेट। ऐसे लिख दीजिए इसको, कॉर्पोरेट। क्योंकि वहां पे क्या है कि भाषा का भी बहुत अच्छा महत्व रहता है एग्जाम में। आपने हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी को यूज कीजिए, और इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने चूज की है तो इंग्लिश में ही आंसर राइटिंग कीजिए। उससे अगर आप दोनों भाषा में लिख देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि आपने कौन सी लैंग्वेज को चूज किया है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप हिंदी में इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके जो के तो उसको हिंदी में ही लिख दीजिए, वो समझ चल जाएगा। लेकिन हिंदी में इंग्लिश भाषा का यूज नहीं करना, क्योंकि हमारी आदत होती है, हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ते हैं और जो शब्द हिंदी में आता है वो हिंदी में, जो इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में लिख देते हैं, ये गलती करते हैं हम। तो इसका आपने ध्यान रखना है। एक स्पेलिंग मिस्टेक्स कम से कम करने की कोशिश करनी है। पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कौन कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। तो ये आपने कोशिश करनी है। तीसरा आपने पांचवा जो याद करना है वो क्या है, पांचवें ध्यान है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। इसके ऊपर तो स्टार लगा लीजिए, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो होती है वो ऐसे प्रेजेंट करना है कोई आंसर को कि उसको पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। प्रेजेंटेशन में जैसे आप डायग्राम का यूज कर दीजिए, डायग्राम, ग्राफ, कोई प्रोसेस आपसे पूछी है तो उसके पहले स्टेप ऐसे 1 2 3 नीचे ऐसे करके हम स्टेप बता सकते हैं। जैसे मान लो कोई प्रोसेस आपसे पूछ ली तो ऐसे उसको डब्बे में बंद करके और उसके नीचे वाले स्टेप उनको भी ऐसे शो कर दिया, ऐसे इस तरह से। तो इससे क्या है कि आपका जो आंसर है वो अट्रैक्टिव होगा, और अट्रैक्टिव होगा तो उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमने क्या करना है कि उसको कम ही पढ़ने की जरूरत पड़े। कोशिश ऐसी करो कि एग्जामिनर को हेडेक ना हो, वो बस देखे और आपको नंबर दे दे। तो ये आपने कोशिश करनी है, यानी प्रेजेंटेशन कैसी हो आपकी, अच्छी होनी चाहिए। आंसर में आपने नॉलेज डालनी है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं। आप कोशिश करो कि उसमें आपकी नॉलेज प्रदर्शित होनी चाहिए कि हाँ आपको इस चीज का ज्ञान है। और जो भाषा आप यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी टेक्निकल वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपनी ही लैंग्वेज में सिंपल शब्दों में आप उसको लिखकर आ सकते हैं। तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए। प्रेजेंटेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपने अच्छा लिखा है तो वो वैसे ही क्या हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा और आपको नंबर मिल जाते हैं। यानी अट्रैक्टिव होनी चाहिए प्रेजेंटेशन आपकी। एक आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं यानी आप प्रैक्टिस करिए पहले, और कोशिश करिए कि जितना समय आपको वहां आंसर लिखने के लिए मिलेगा उतने ही समय में आप घर पे भी प्रैक्टिस कर कर जाए। तो यूपीएससी में तो राय चेक की जा रही है, लेकिन जो टीचिंग एग्जाम में है उसमें आपकी नॉलेज चेक की जा रही है, उसमें आपका ज्ञान चेक किया जा रहा है कि आप विद्यार्थी को क्या ज्ञान देने वाले हैं आगे चलकर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि आपने मेंस में आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है और किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है।
चलिए अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर टीचिंग एग्ज़ाम्स की आपने तैयारी करनी है, तो हमारे स्वास्तिक इंस्टीट्यूट में अच्छे-अच्छे टीचर जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, हर सब्जेक्ट के लिए हमने लेकर आए हैं। तो आप लोग हमारा कोर्स जॉइन कर सकते हैं। ऐप पर जाकर द स्वास्तिक इंस्टीट्यूट हिसार के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर कोर्स अवेलेबल हैं। हर सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल आपको मिलेगा और इतने ही बहुत ही अच्छे और बेहतर एक्सपीरियंस टीचर आपके लिए हैं, जिन्होंने पहले कई-कई एग्ज़ाम्स दिए हैं, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आप वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।